वो हमने एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में डालना है। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने देख लेने हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका होगा कि एनार्की का, हमने जो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एनार्की क्या होती है कि एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पावर, सेंट्रल अथॉरिटी आपकी ना हो, सेंट्रल पावर ना हो, तो दैट इज एनार्की। दूसरा कंसेप्ट हमने देखा दैट इज सिक्योरिटी डायलेमा। सिक्योरिटी डायलेमा क्या होता है कि आप अपना पावर को इंक्रीज करते हैं, आप अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं ताकि आप फॉर एग्जांपल दो एनिमी स्टेट्स हैं, इसको ऐसे करते हैं, टू एनिमी स्टेट्स आर देयर, ठीक है, एक अपनी पावर इंक्रीज करे, एक अपनी पावर इंक्रीज करे तो ऑटोमेटिकली सेकंड जो स्टेट होगी उसके लिए एक सिक्योरिटी डायलेमा आएगा, क्योंकि एनिमी है। जब उसकी पावर आपसे एक्सीड करेगी तो आपको ये डायलेमा है कि ये हमारी एनिमी स्टेट है, हम पे कभी भी अटैक कर सकती है। एक डायलेमा, एक कंफ्यूजन आपके माइंड में रहती है, इसको हम सिक्योरिटी डायलेमा कहते हैं। फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ, दैट इज हेजेमनी। हेजेमनी क्या होता है कि आपने पावरफुल बनना है, मोस्ट पावरफुल बनना है और उस पावर को यूज करना है, पावर को यूटिलाइज करना है टू ऑप्रेस अदर्स। इसमें ये हेजेमनी होती है। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, एक एनार्की, एक सिक्योरिटी डायलेमा और एक हेजेमनी। फिर आपका एक कंसेप्ट हमने पढ़ना है दैट इज इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि जब दो स्टेट्स आपस में म्यूचुअली डिपेंडेंट हो, म्यूचुअल रिलेशन हो, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तो तब उसको कहते हैं हम इंटरडिपेंडेंस है। फॉर एग्जांपल हम म्यूचुअल ट्रेड के जरिए इंटरडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। तो दोनों स्टेट्स एक दूसरे से ट्रेड करनी है, एक दूसरे के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं इकोनॉमिकली, तो हम उसको इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। सिंपल नेक्स्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ कि जीरो सम गेम। जीरो सम मींस कि एक स्टेट अगर गेन करती है, एक स्टेट गेन करे, अदर लूज करे। दो स्टेट्स हैं, एक गेन करे दूसरी लूज करे, एक का गेन दूसरे का लॉस हो, वंस गेन इज अदर्स लॉस, तो तब हम इसको कहते हैं कि ये जीरो सम गेम है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जीरो सम गेम यानी कि जिसको अल्टीमेटली ओवरऑल कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, ये एक जीरो सम है, ना एक को कुछ मिल रहा है ना दूसरे को कुछ मिल रहा है, दोनों को गेन नहीं मिल रहा। इंडिया गेन करती है, पाकिस्तान का लॉस है। इंडिया कश्मीर गेन कर ले, पाकिस्तान का लॉस होगा। पाकिस्तान गेन कर ले, इंडिया का लॉस होगा। सो दिस इज बेसिकली अ जीरो सम राइवलरी, जीरो सम गेम। हमने ये वर्ड्स कुछ यूज कर रहे हैं आगे, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं। अब आ जाते हैं आपकी फर्स्ट थ्योरी, आज का मेन लेक्चर, दैट इज रियलिज्म। ये सबसे पुरानी थ्योरी है, ओल्डेस्ट थ्योरी, ठीक है। आपने देखा है कि अभी तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जितने भी हमने हिस्ट्री जिसने पढ़ी है, या हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री की, आपने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स किए, हमने अभी तक सब में देखा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करते हो और नेशनल इंटरेस्ट को बाकी सबसे ऊपर रखते हो, नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करते हो। आप कांस्टेंट स्ट्रगल ऑफ पावर में होते हो, आप पावर गेन करना चाहते हो, ठीक है। और आपका जो सेंट्रल सिस्टम है वो एनार्किक है। सेंट्रल सिस्टम, दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर एनार्किक है, यानी कि कोई सेंट्रल पावर नहीं है, क्योंकि सारी स्टेट्स हैं। स्टेट्स के ऊपर कोई लीडिंग स्टेट नहीं है कि जो सबको मैनेज करे, सारी स्टेट इक्वल है। हमारा बेसिक वर्ल्ड ऑर्डर ही ऐसा है कि हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि सारी स्टेट्स इक्वल हैं, कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो जब ऐसा सिस्टम आ जाता है तो कोई एक मैनेजिंग चीज नहीं है, इसलिए ये एनार्किक। अब यूनाइटेड नेशंस है, लेकिन वो भी इफेक्टिव नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है जो सारे स्टेट्स हैं जिसके अंदर, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। क्यों? वीटो पावर है कुछ स्टेट्स के पास, अनइक्वालिटी वहां पे आ जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स बाइंडिंग सॉल्यूशन नहीं दे सकती हर केस में, ठीक है। पावर इंक्रीज करना चाहती है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करना है आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ये रियलिज्म है, ठीक है। अब हम देखते हैं पावर पॉलिटिक्स। आपने पर्सनल गेन को देखना है, बेसिकली आपने पर्सनल गेन करना है। रियलिज्म यही कहता है कि हर स्टेट, एवरी स्टेट लुक्स फॉर इट्स ओन गेन। हर स्टेट अपने गेन का सोचती है। कांस्टेंट स्ट्रगल ऑफ पावर है दुनिया में,
रियलिज्म ये भी कहती है कि कांस्टेंट पावर स्ट्रगल चल रही है, आप जो मर्जी करें। आपके अलायंसेस भी तभी बनती हैं जब आपको कुछ गेन हो रहा हो। आप म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस या एक दूसरे के फायदे के लिए अलायंस नहीं बनाते। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रूट्स ऑफ रियलिज्म क्या है, रियलिज्म के क्या क्या रूट्स हैं। रियलिज्म के रूट्स को अगर ट्रेस करने उसकी बात करें तो ये रियलिज्म का वर्ड फर्स्ट टाइम कब यूज हुआ? रियलिज्म की थ्योरी जो थी, जो इसके अंदर बातें हैं, वो ऑलरेडी लोगों ने कह चुके थे, लेकिन कभी भी इसको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में नहीं देखा गया, क्योंकि हमने जब आईआर देखा था, हम देखा कि ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक डिसिप्लिन बना जिसको स्टडी करना स्टार्ट किया, उससे पहले कोई इस पे स्टडी नहीं था करता। रूट्स ऑफ रियलिज्म देखें तो 1939 20 इयर्स क्राइसिस होती है। 20 इयर्स क्राइसिस एक बुक है, बुक लिखी E.H. कार ने। ये अक्सर आता है, E.H. कार ने एक बुक लिखी थी। अब इस बुक में वो क्या कहता है, ठीक है, ये हम देखेंगे। E.H. कार ने कहा कि ये जो लोग हैं जो एडवोकेट करते हैं कि हम एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बना लें, वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या डिसाइड किया गया कि एक ऐसी इंस्टीट्यूट लीग ऑफ नेशन बनाओ जो फ्यूचर में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना पहुंचे, या यूनाइटेड नेशन बनाओ पीस के लिए। वो उसने ये कहा कि ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को एडवोकेट करते हैं फॉर पीस, के उससे पीस अचीव हो जाएगा, वो यूटोपियन है। यूटोपियन का मतलब होता है कि जो आइडियल सिचुएशन को देख रहे हैं असल में ऐसा नहीं है। उसने सबसे पहले यूटोपियन का वर्ड यूज किया, ठीक है, और आइडियलिस्ट का वर्ड यूज किया। वहां से लिबरलिज्म, आइडियलिज्म पहले निकला, फिर लिबरलिज्म आई। उसने उनको क्रिटिसाइज किया कि तुम कह रहे हो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बना दो तो पीस हो जाएगा दुनिया में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बना दो जिसमें सब हो तो नेशनल इंटरेस्ट छोड़ देंगी कंट्रीज। उसने कहा ये एक यूटोपियन क्लेम है, आइडियलिस्टिक क्लेम है, रियलिटी में नहीं है। और इन एक्सचेंज जो यूटोपियंस थे, जो उसको मानते थे, यूटोपियंस ने कॉल्ड E.H. कार एंड हिज फॉलोअर्स, उनके फॉलोअर्स को और E.H. कार को रियलिस्ट कहना शुरू कर दिया। वहां से रियलिज्म सबसे पहले स्टार्ट हुआ, वहां से रियलिज्म सबसे पहले स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहां तक समझ आई। तो E.H. कार ने कहा कि जब भी इंटरेस्ट क्लैश करेंगे, जब भी इंटरेस्ट क्लैश करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल हो जाता है। आप कह रहे हो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बना दो तो कभी भी ये नहीं होगा कि आपके इंटरेस्ट क्लैश ना करें, इंटरेस्ट क्लैश होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसको इसने कहा कि ये रियलिस्ट है, ये पेसिमिस्टिक अप्रोच है। दुनिया को ये ऑप्टिमिज्म से नहीं देखती, रियलिटी में जो हिस्ट्री की बेसिस पे जज करके देखती है। ठीक है, फिर इसी तरह सेम एक बुक आई थी 1948 में, 1948 में बुक आई थी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। उसमें बेसिक हमारे हांस जे मॉर्गनथॉ ने ये लिखी थी, हांस जे मॉर्गनथॉ। उन्होंने ये बुक लिखी जो रियलिस्ट, मॉडर्न रियलिस्ट के इन्होंने स्टार्ट किए रियलिज्म के, बताया कि नेशंस आपस में कैसे डील करती हैं। उन्होंने यही बताया सारा जो ऊपर हमने डिस्कस किया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नेशनल इंटरेस्ट की बेसिस पे चलती है, स्ट्रगल ऑफ पावर है, स्टेट्स एनार्किक हैं इसलिए स्टेट्स कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई मैनेजिंग अथॉरिटी नहीं। फॉर एग्जांपल एक जगह है जहां पे दो फैक्शंस लड़ रही हैं, आप वहां पे कोई हेड पुलिस लगा दो या कोई ऐसी आर्मी डिप्लॉय कर दो, कोई ऐसी रूलिंग अथॉरिटी बना दो तो वो दोनों को मैनेज कर ले। दुनिया में ऐसा नहीं है, एनार्की है जिसकी बेसिस पे आप कहते हो कि ये नहीं आएगा। ये एक थ्योरेटिकल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं रियलिज्म कहता क्या है। देखिए रियलिज्म का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है उसको मैं सेपरेटली करवाऊंगा। ठीक है, हमने रियलिज्म को अप्लाई किधर किधर करना है आज हमने ये देखना है। ठीक है, अब आप लोगों ने इनपुट देना साथ। हमने अभी तक रियलिज्म में देखा कि हर स्टेट अपना परसू करेगी, पावर स्ट्रगल है। आप देखते हैं यूएसए वर्सेस चाइना, यूएसए वर्सेस चाइना, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को देखें। देखें यूएसए, व्हाई यूएसए इज अगेंस्ट चाइना।
क्यों चाइना के खिलाफ है? हमने पहले भी काफी पॉइंट, आप बताएं क्यों चाइना के खिलाफ है, क्यों यूएसए चाइना के अगेंस्ट है? कोई भी बता दे। सर वो जो हेजेमोनिक अप्रोच है, यानी कि दोनों जो है वो चाहती हैं टू बी सिर्फ डोमिनेंट। सिर्फ यूएसए का बताएं चाइना के क्यों खिलाफ है? वो अपनी डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता है, ये एक पॉइंट आ गया। और सर वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन है कि 2030 तक वो सरपास कर लेगा उसकी इकोनॉमी। तो ये एक प्रोजेक्शन की बेसिस पे उसका एक डायलेमा है ना, कि उसकी पावर चैलेंज हो रही है। ठीक है, जो पावरफुल है वो पावरफुल, हमने अभी यही देखा ना, रियलिज्म क्या कहती है कि जो पावरफुल है वो पावरफुल होने की कोशिश करेगा। स्ट्रगल ऑफ पावर है, सिस्टम एनार्किक, ये कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा? रियलिज्म भी यही कहती है। रियलिज्म का हमने यही देखा कि एक पावरफुल स्टेट है, वो पावर स्ट्रगल को ये शो कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट। पावरफुल स्टेट पावरफुल रहना पसंद करेगी, वो नहीं चाहती कि उसको कोई चैलेंज करे। फॉर एग्जांपल यूएसए ने वॉर ऑन टेरर किया, क्यों किया? उसकी पावर चैलेंज हुई। ठीक है, अच्छा, दोनों के इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं। किधर क्लैश कर रहे हैं? क्या इंटरेस्ट है दोनों के जो क्लैश कर रहे हैं? क्लैशिंग इंटरेस्ट है दोनों के। ठीक है, फॉर एग्जांपल चाइना भी अलायंस बनाना चाहता है, यूएसए भी अलायंस बनाना चाहता है। यूएसए की अप्रोच क्या है कि वो डेमोक्रेसी को यूज करता है अलायंस मेकिंग के लिए, और चाइना किस लिए यूज करता है? दूसरा एक और क्लैशिंग है कि चाइना में हाइब्रिड इकोनॉमी है और उसकी सक्सेस यूएसए को चैलेंज करती है। यूएसए के लिए चाइना के इकोनॉमिक मॉडल की सक्सेस एक चैलेंज है, क्योंकि यूएसए में कैपिटलिज्म है जो उसकी डेमोक्रेटिक कहते हैं कि ये इकोनॉमिक मॉडल है, उसको चैलेंज कर रहा है चाइना की सक्सेस। क्लैशिंग इंटरेस्ट है, चाइना अपना सिस्टम बेहतर बताता है, यूएसए अपना सिस्टम बेहतर बताता है कैपिटलिज्म। बात समझ आई? अब हम बेसिक अजम्पशंस प्रॉपर देखते हैं कि बेसिक अजम्पशंस क्या हैं रियलिज्म की। इस पे हमें बहुत पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे आईआर करते हुए। हम जब एनालाइज एग्जांपल्स देखेंगे, आप वो एज इट इज ऐसे में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखे उन्होंने ऊपर 4 पर्सपेक्टिव्स लिखे कि चाइना की हाइब्रिड इकोनॉमी है जो यूएसए के लिए डायलेमा है। आप ये एज इट इज अगर फॉरेन पॉलिसी या कोई भी इस तरह का टॉपिक आ जाता है लगा सकते हो। बेसिक आपने आइडियाज आपको चाहिए होते हैं इससे के लिए, वो लिखने का तरीका वही है। एक्सप्लेन, इंट्रोडक्टरी लाइन लिखो, एक्सप्लेनेशन लिखो, एग्जाम्पल या रेफरेंस दो, अगर है रेफरेंस देना। अब रेफरेंस जब भी आपने हेजेमनी की बात कर दी, क्लैशिंग इंटरेस्ट की बात कर दी, आप इसी बुक का रेफरेंस दे सकते हो कि जब भी क्लैशिंग इंटरेस्ट होंगे वॉर होगी। सुसाइडेड ट्रैप है, सुसाइडेड ट्रैप को डिस्कस करो। हमने देखा किसका रेफरेंस देंगे? जो हमने बुक ऑलरेडी पढ़ी है, जो बताई थी आपको, ग्राहम एलिसन की डेस्टिन्ड फॉर वॉर, ग्रेटेस्ट एंड फॉट वॉर। रियलिज्म के बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। ये एक पेसिमिस्टिक अप्रोच है दुनिया के लिए, पेसिमिस्टिक अप्रोच है। ऑप्टिमिज्म को ये नहीं देखती, ये रियलिटी में रहती। ये पहले सिस्टम बताता है कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है, हमने अभी बात की थी कि इंटरनेशनल सिस्टम, हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं सारे पॉइंट्स को। इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? एनार्किक है एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रोन है, कि अल्टीमेटली इस पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। सेकंड हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट, रियलिज्म कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स कब रिजॉल्व होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व थ्रू, एक ही तरीका रिजॉल्व करने का, वॉर। वॉर से रिजॉल्व हो गए, कॉन्फ्लिक्ट होगा। जो जीतेगा उसका नेशनल इंटरेस्ट ऊपर होगा, जो हारेगा वो नीचे। कॉन्फ्लिक्ट आ गया, वॉर होगी। कॉन्फ्लिक्ट, ये इंटरेस्ट क्लैश करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा जिससे वॉर। ठीक है, जो जीतेगा वो जीतेगा। और अल्टीमेटली दुनिया का ये नेचर क्या कहती है कि नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? वो कहता है कि इस पे जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम है कि कोई भी क्लियर विनर नहीं होता। अगर अब एक स्टेट है ना, एक स्टेट है, फॉर एग्जांपल हम जीरो सम गेम से क्या मुराद है कि एक स्टेट है, फॉर एग्जांपल उसको कॉपरेशन से, एक एनिमी स्टेट है, 2 स्टेट्स हैं, एक उसको कॉपरेशन से, कॉपरेशन विद एनिमी,
उसको गेन ज्यादा हो रहा है, गेन ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर वो कॉपरेट ना करे, उसको तब भी गेन हो रहा है लेकिन लो गेन हो रहा है, लेकिन बट उसके एनिमी का लॉस हो रहा है, तो वो कौन सी सिचुएशन प्रेफर करेगा? दो सिचुएशंस है कि दोनों कॉपरेट करें मिलके तो दोनों गेन होगा, और एक जो स्टेट ए है उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। स्टेट ए की बात करते हैं, एनिमी के साथ कॉपरेट कर ले को ए का गेन ज्यादा होगा, लेकिन अगर वो कॉपरेट ना करे ए का गेन कम होगा लेकिन एनिमी का लॉस होगा। तो वो स्टेट ए रियलिज्म कहता है कि वो एनिमी के लॉस की तरफ ध्यान देगा, वो अपने गेन को एट स्टेक नहीं रखेगा। रियलिज्म ये कहता है कि जीरो सम मेंटेलिटी है आपकी, कि आप अपने गेन से दूसरे का लॉस करवाना चाहते हो, दोनों पॉजिटिव सम पे नहीं जाते। ये नेचर है, इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा है। अच्छा, नेक्स्ट, पावर, बेसिकली पावर स्ट्रगल है कांस्टेंट। आपकी पावर स्ट्रगल है, पावर इज द करेंसी, पावर करेंसी है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मटेरियलिस्टिक हैं, हम पैसे के पीछे जाते हैं, हम चीजों के पीछे जाते हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स पावर के पीछे जाते हैं। पावर करेंसी है जिसके पीछे बेसिक आपकी वैल्यू बढ़ाती है, पावर बढ़ाती है, वैल्यू कम करती है, पावर करती है। ठीक है, और दुनिया में रूल क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि फिटेस्ट सर्वाइव करेगा। ठीक है, यानी कि जिसकी पावर ज्यादा है, आपकी जिसकी पावर ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल देखी थी बाबर के केस में कि 0 दिन बाबर पीसफुल था, लेकिन उसको क्या हुआ, अटैक कर दिया गया। वो पीसफुल रूलर था लेकिन उस पर अटैक किया, उसकी स्टेट उसे छीन गई। अल्टीमेटली उसको लेसन क्या मिला कि अगर आप दूसरों को अटैक नहीं करोगे, आपको वो अटैक कर देंगे दूसरे। तो आपने सरवाइव करना है, आपने पावर एक्वायर करनी है। और पावर कैसे लेंगे? जब दूसरों की पावर कम करेंगे। ये मेंटालिटी है कि आप दूसरों को फ्लरिश होने से रोकें और अपनी डोमिनेंस मेंटेन करें। ये अजम्पशंस हैं बेसिक, अगर हम बेसिक ओवरव्यू करें और इनका क्रक्स निकालें कि बेसिक ये किस चीज पे बेसिस है। एसेंशियल्स ऑफ रियलिज्म, तो सबसे पहले रियलिज्म क्या कहती है जी? स्टेटिज्म होना चाहिए दुनिया में। ठीक है, कि स्टेटिज्म का मतलब है कि स्टेट लेवल पे हमने एनालिसिस करनी है, हमने इंडिया लेवल पे नहीं देखना, हमने स्टेट्स को जज करना है कि स्टेट पावर क्यों कर रही है, ग्रैबिंग। जब हमने स्टेट्स के रीजंस को स्टडी करना है, तब हमने 3 लेवल्स पे ब्रेक डाउन करना होता है, जैसे हमने किया पहले, इंडिविजुअल लेवल, डोमेस्टिक लेवल। लेकिन स्टडी हमने जब करना है चीजों को, हमने जब देखना है, तो हमने स्टेट्स के एनालाइज करना है कि एक स्टेट ने दूसरे के साथ ये क्यों किया। दूसरा कंसेप्ट है बेसिक जो है सर्वाइवल, आपने अपने सर्वाइवल का सोचना है। और तीसरा है कि सेल्फ हेल्प सिस्टम है, सेल्फ हेल्प सिस्टम है इंटरनेशनल, आपने अपनी मदद आप करनी है। क्यों? एनार्किक है, एनार्किक है, कुछ सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो आपने अपनी मदद खुद करनी है। रिलाय अपॉन योरसेल्फ टू सर्वाइव, आपने अपना सेल्फ गेन देखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 1971 की बात करें, यूएसए ने पाकिस्तान की हेल्प नहीं की, पाक इंडिया वॉर हुई। अब यूएसए का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, हालांकि उसका एलाय है पाकिस्तान, यूएसए ने ज्वाइन नहीं किया। तो क्या लेसन मिला कि आपने खुद सरवाइव करना है, खुद सरवाइव करना है, अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज खुद बढ़ानी है। सेल्फ हेल्प सिस्टम, बात समझ आई? अब यहां पे अगर हम देखें तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो रियलिज्म के आते हैं, जो क्लासिक रियलिज्म है, कुछ ये चीजें सब में कॉमन है। रियलिज्म जितने भी टाइप्स आप देखें, जो भी हैं, क्लासिक हो, नियो हो, उसमें यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ, फॉर एग्जांपल पहले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं थी, तो वो उसकी बेसिस पे तो थ्योरी नहीं दे सकते थे, या इकोनॉमी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो उसकी बेसिस पे थ्योरी नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे वो आता गया, रियलिज्म के भी टाइप्स आते गए। ठीक है, अब हम उसको स्टडी करते हैं।
सबसे पहले आ जाते हैं जी क्लासिकल रियलिज्म।